हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था संविधान की 22 भाषाओं के बारे में जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, और साथ ही हमने पढ़ा था अनुच्छेद 343 से 351 तक हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है, तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। आइए आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसके गुण दोष क्या हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो देवनागरी लिपि है वो उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। मतलब साधारण शब्दों में बोले तो जो हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक जो है वो पहुंचाते हैं, वो भाषा कहलाती है, चाहे हम बोलकर कहें या लिखकर। भाषा की तो परिभाषा भी यही है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो से इधर भी वही चीज बताई गई है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि होती है। तो जो बोले जाते हैं वो तो भाषा कहती है, लेकिन जो लिखी जाती है, लिखित जो भाषा होती है वो लिपि कहलाती है। ठीक है, भाषा जो है वो श्रव्य है, जबकि लिपि जो है वो दृश्य है। मतलब भाषा जो है वो हम उसको सुन सकते हैं, लेकिन लिपि जो है उसको हम देख सकते हैं। वो वर्णाश्रम व्यवस्था होती है उनकी। आगे है, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। तो दोस्तों, भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो सारी ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मराठी भाषा है जिसका प्रयोग महाराष्ट्र में किया जाता है, तो वो जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि ही है। देवनागरी लिपि जो है वही मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो वो भी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। आगे है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। तो वैदिक काल से जो है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता रहा है। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी का है, जो बौद्ध कालीन है। 5वीं सदी बौद्ध कालीन मतलब महात्मा बुद्ध के समय की जो है वो चली आ रही है ये लिपि। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि जो तमिलनाडु में बोली जाती है, ग्रंथ लिपि लिखी जाती है, मलयालम लिपि ग्रंथ लिपि से विकसित हुई है और इनका विकास हुआ है। तो आगे देखो, ये एक चार्ट जैसा बनाया है, उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले आए उत्तर ब्राह्मी, जिसका समय है 350 ईस्वी तक। ब्राह्मी उत्तर लिपि के बाद आई गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आई सिद्ध मातृका लिपि, फिर आई कुटिल लिपि। ठीक है, तो कुटिल लिपि से नीचे, ऊपर से तो एक एक करके आ रही है, नीचे आके देखिए कुटिल लिपि पे जब पहुंच गए तो कुटिल लिपि आगे 2 भागों में बंट गई। तो एक में आई नागरी लिपि और दूसरी में आई शारदा लिपि। अब नागरी लिपि को रहने दीजिए, शारदा लिपि भी आई है। शारदा लिपि जो वो आगे 4 भागों में बंट गई, गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टांकरी। तो गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है, कश्मीरी कश्मीर की आ गई, लहंदा जो है वो आ गई इसकी ये आ गई पैशाची की, और टांकरी जो है वो आ गई पहाड़ी भाषा। आगे आ गई नागरी लिपि। तो नागरी लिपि में आ गई पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा।
तो पश्चिमी शाखा जो है उसमें आगे देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैंथी। आगे आगे पूर्वी शाखा, तो पूर्वी शाखा में आगे बांग्ला लिपि, असमी और उड़िया लिपि। चलिए आगे है देवनागरी लिपि का नामकरण जो है वो किस प्रकार से हुआ है। तो देवनागरी लिपि जो है वो लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी उसको कहा जाता है। देवनागरी लिपि का नामकरण जो है वो अभी भी विवादास्पद है, मतलब एक तरफ से वो ऐसा नहीं माना गया कि हाँ इसका नाम देवनागरी लिपि ही है। ज्यादातर विद्वान जो है वो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रचलित होने वाली वहां के पंडित वर्ग थे, अर्थात उस नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। साधारण शब्दों में कहें तो जो गुजरात के ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के नाम पर ही जो है वो इसका नाम नागरी लिपि रखा गया है। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद जो था इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया और इसलिए नागरी में देव शब्द जो है वो जुड़ गया और बन गया देवनागरी। आगे है देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या है। तो ये लिपि जो है ये बाईं से दाईं ओर को लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की जो लिपियां हैं वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं और ये अक्षरात्मक लिपि है। जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है उसको रोमन लिपि कहा जाता है, वो वर्णात्मक लिपि है। आगे है देवनागरी लिपि के गुण। तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है, इसमें जो ध्वनि जो है वो उसके लिए एक ही वर्ण संकेत है। ऐसे नहीं कि हमने बोला अ के लिए और बहुत सारे संकेत हो। अ है तो अ बोला भी वैसे ही जाता है, लिखा भी वैसे ही जाता है। आगे दूसरे नंबर पर है एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जब एक वर्ण बोला गया है तो उससे संभव है कि एक ही ध्वनि जो है वो व्यक्त की जाए। आगे है जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है। जैसे हमने उच्चारण किया म, तो म ही लिखा जाएगा वर्ण भी, ऐसे नहीं कि बोला म और लिखेंगे अ। आगे है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जैसे इसको बोला जाता है वैसे ही इसको लिखा जाता है। आगे है एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। जैसे इसको बोला जाता है, अगर बोला हमने क बोला तो इसको क ही लिखेंगे, अ नहीं लिख सकते। आगे है देवनागरी लिपि के दोष। तो जिस तरह इसके गुण हैं तो उसके दोष भी हैं। जब किसी चीज के गुण होते हैं तो उसके दोष भी निकलते हैं। तो पहले नंबर पर है कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में कठिनाई। दूसरे नंबर पर है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए। तीसरे नंबर पर है अनावश्यक वर्ण रि, रि, लि, लि, ड, य, श। आज इन्हें जो है वो कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता। आगे है चौथे नंबर पे द्विरूप दो रूप वर्ण। ये जो लिखे गए हैं सभी ये हैं अ, क्ष, त्र, छ, भ, झ, रा, ण, श, ल। तो दो रूप हैं इसके, एक इस तरह से भी लिखे जाते हैं और दूसरे इस तरह से भी लिखे जाते हैं। आगे है समरूप वर्ण। ख में र व का, घ में ध का, म में भ का भ्रम है।
तो जब हम इसको लिखते हैं तो देखिए, जब ख लिखा है तो र और व अगर इनको मिला दें तो देखने में ऐसे लगता है ये है तो ख, लेकिन जब इनको अलग अलग देखें तो ऐसे लगता है जैसे र और व हैं। ये इसके दोष है, मतलब इसको देखकर समझने में जो है वो कठिनाई हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और आपका आज का प्रश्न है कि देवनागरी जो लिपि है उसका विकास क्रम किस तरह से उसका विकास हुआ है। इसका जवाब आप मुझे देंगे। धन्यवाद।